Good evening everyone. Welcome to UPSC News Express by IAS Prerequisite. आज हम देखेंगे 12 और 13 मार्च 2023 को इंडियन एक्सप्रेस में आए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आप हमसे जुड़ सकते हैं यूट्यूब, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्पेस सेक्टर के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक सैटेलाइट और एक सिंड्रोम मतलब कि टर्म इन न्यूज़ आर इम्पॉर्टेंट। सैटेलाइट है MT1 मेगा ट्रोपिक्यूज 1। ये एक वेदर सैटेलाइट थी जो कि इंडियन स्पेस एजेंसी और फ्रेंच स्पेस एजेंसी ने 2011 में जॉइंट मिशन के तहत लॉन्च की थी। अब इसको एटमॉस्फेयर में री एंट्री करने का एक इम्पॉसिबल टास्क इसरो ने अपटेक किया। ये जो सैटेलाइट थी ये इस टास्क के लिए एलोकेटेड नहीं थी, इसको री एंट्री के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था, लेकिन इसमें पाया गया कि अपना काम करने के बाद भी इसमें कुछ फ्यूल पेंडिंग पड़ा था, जिसकी मदद से इसको री एंट्री दिया गया अपने एटमॉस्फेयर में, ताकि स्पेस डेब्रीज हैं उनको क्लियर आउट कर सके। तो इंडिया की एक पहल थी। तो जो ये कंट्रोल्ड री एंट्री होती है ये केवल लो अर्थ ऑर्बिट में पॉसिबल होती है, क्योंकि वो 1000 किलोमीटर तक लो अर्थ ऑर्बिट होता है और वहाँ से इसको हम वापस अपने एटमॉस्फेयर में ला सकते हैं। जो जियो सिंक्रोनस और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में होती है वो अराउंड 36,000 किलोमीटर ऊपर होती हैं, जो कि काफ़ी मुश्किल होता है जिनको कंट्रोल्ड री एंट्री के थ्रू लेके आना। अब अगर हम इसको री एंट्री ना करें तो ये लो अर्थ ऑर्बिट वाली जो डेब्रीज होती हैं वो अपने आप 20 से 30 साल में एटमॉस्फेयर में नेचुरली फॉल कर जाती हैं, लेकिन वो काफ़ी जनरेशन तक स्पेस डेब्रीज बनती रहती हैं, जिससे स्पेस मिशंस को दिक्कत आती है। इसी वजह से इसरो ने इसको कंट्रोल री एंट्री के तहत एटमॉस्फेयर में ला के डीजनरेट करा। केस्लर सिंड्रोम क्या होता है? एक ऐसा सिनेरियो जहाँ पे स्पेस डेब्रीज इतनी इंक्रीज हो जाएंगी कि अगर वहाँ पे बहुत सारे कोलिजन होने का ट्रिगर होने का डर रहता है, कि एक सिनेरियो जहाँ स्पेस डेब्रीज इस पॉइंट तक इंक्रीज हो जाए कि वो अगर और स्पेस डेब्रीज क्रिएट हुई तो आपस में कोलिजन होने का ट्रिगर का डर हो जाता है। तो ये होता है केस्लर सिंड्रोम। प्रीलिम्स के नज़र से इसको आप ध्यान रखिएगा। देन एक सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से एक न्यूज़ है, इसको हम अपने मेंस के आंसर में जस्ट एज अ केस स्टडी कोट कर सकते हैं कि कास्ट बायस जो है वो की रीज़न है। मार्जिनलाइज जो कम्युनिटी के स्टूडेंट्स हैं कैंपसेस में, उनकी मेंटल हेल्थ को डिग्रेड होने का एक रीज़न है कास्ट बायस इज़ अ की रीज़न। बॉम्बे IIT बॉम्बे का SC/ST स्टूडेंट सेल है, उन्होंने एक सर्वे करवाया जिसमें ये पाया गया। इसको हम एज इट इज़ अपनी सोसाइटी के आंसर्स में नोट कर सकते हैं व्हेन दे आर आस्किंग अस अबाउट द चैलेंजेस दैट द स्टूडेंट्स और द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी फेस while taking up the mobility or the education in higher secondary institutes। इसको हम अपने सोशो की सीरीज़ में अच्छे से पढ़ेंगे ताकि सोशोलॉजी में हम इसको यूज़ कर सकें। फिर एक प्लेसेस इन न्यूज़ से देखा जाए तो एक आसाम का सिलसाको बील वेटलैंड न्यूज़ में है। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो इसके आसपास जगह थी, ये वेटलैंड जो है इसके आसपास जो इसका एरिया था वो काफ़ी इंस्टीट्यूशंस ने घेर लिया है, जिसकी वजह से इसका लैंड बचा नहीं। और जो फ्लड सिचुएशंस होती हैं वो फ्लड को अपना वाटर जो एक्स्ट्रा सरप्लस वाटर होता है उसको जगह ना मिलने की वजह से वो नुकसान करता है लाइफ्स और लाइवलीहुड्स को। तो इसको जो इसका लैंड रिक्लेम करने के लिए इन इंस्टीट्यूट्स को बोला गया है कि ये लैंड से अपना एंक्रोचमेंट हटाएं। तो सिलसाको बील। और इसके अलावा एक और असम का जो एक वेटलैंड न्यूज़ में रहता है, उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आप समझ गए होंगे अगर आप न्यूज़ को रेगुलरली पढ़ते रहते हैं। ये सिलसाको बील है तो वो कौन सा वेटलैंड है। देन सोशल जस्टिस के पर्सपेक्टिव से देखें तो क्रिस्टोफर जेफरलॉ, जिनके सोशल जस्टिस और सोसाइटी के बहुत आर्टिकल्स आते रहते हैं, तो एक आर्टिकल है मैन विदाउट वुमेन। इसको हम एज अ डेटा या फिर एज अ अपना एक डिफरेंशिएटर्स हम यहाँ से ले सकते हैं, जो कि हम अपने आंसर्स में कोट करके अपने आंसर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाकी लोगों से। इन्होंने बताया कि पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी में जो वुमेन है वो काफ़ी सीवियरली अंडर रिप्रेजेंटेड है। मतलब यहाँ से हमें डेटा मिलेगा।
फिर डेटा कहाँ से मिला इनको कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU एक बॉडी है, उन्होंने बताया कि इंडिया में वुमेन केवल 14.44% ही लोकसभा के मेंबर्स हैं। इंडिपेंडेंस से अब तक वुमेन रिप्रेजेंटेशन जो है लोकसभा में वो 10% से इंक्रीज़ नहीं हुआ है। साथ ही साथ दो इम्पोर्टेंट बात कि इंडिया अभी पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे है इस बात में, लोकसभा में, मतलब उनकी जो मेन गवर्निंग बॉडी है उसमें रिप्रेजेंटेशन के रूप में। और मुख्य रूप से देखी जाने वाली बात कि इंडिया में अब तक कोई भी वुमेन कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं बना। वेरी इंपॉर्टेंट, एसेज में, अपने आंसर्स में ये हम नोट कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्ट्रक्चरल जो इम्पेडिमेंट्स हैं, मतलब डिस्टेंट कैडर्स में पोस्टिंग होना, पैट्रियार्कल जो कंडीशनिंग है, बैलेंसिंग फैमिली कमिटमेंट्स अलॉन्ग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस जॉब, वो काफ़ी उन्हें दिक्कत देता है ये जॉब्स को कंप्लीट करने में। और ये केवल पॉलिटिक्स या ब्यूरोक्रेसी में नहीं, अलग अलग सेक्टर्स में देखा गया कि केवल 20.3% ही MSME ओनर्स वुमेन हैं, केवल 10% स्टार्टअप्स ही फीमेल्स के द्वारा फाउंडेड है, और केवल 23.3% वुमेन है जो लेबर फोर्स में। साथ ही साथ उनका लेबर फोर्स में गिना जाना भी एक मुश्किल बात है, क्योंकि जो अनपेड केयर इकनॉमी है उसको भी हम लेबर फोर्स में इंक्लूड नहीं करते, तो इस वजह से भी वो लेबर फोर्स में काउंट भी नहीं होती हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स से जो हम ध्यान रख सकते हैं, इनको रटना नहीं है। अगर आप बार बार इसको सुनेंगे, रिवाइज करेंगे, तो आप अपने आंसर्स में इसको एज इट इज़ कोट कर सकते हैं। डेटा इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, अगर आप इस 23% को 25% भी लिख दें पेपर में तो इट इज़ नॉट रॉन्ग। तो ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है इसको ध्यान रखना, समझना और कैसे यूज़ करना है इसको। देन एक नेक्स्ट एक अच्छा आर्टिकल है, हरदीप पुरी मिनिस्टर जो हैं एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में, उन्होंने बात करी है दैट हाउ अमृतकाल इज़ बीइंग पावर्ड बाय इंडिया। तो इसको मैंने एक आंसर के उसमें ब्रेक कर दिया है, जिसमें अपना एक मेंस का आंसर एनर्जी सिक्योरिटी के रूप में हम तैयार कर सकें। तो अगर इंट्रोडक्शन देखें इस आंसर का, मतलब कि कोई क्वेश्चन आ जाए दैट हाउ इंडिया वाज एबल टू पावर इट्स अमृतकाल, या फिर एनर्जी सिक्योरिटी का कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको कैसे लिखेंगे। IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, उन्होंने बताया है कि जो वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी में जो इंडिया है, वो 25% ऑफ ग्लोबल एनर्जी डिमांड ग्रोथ उसकी होगी 2020 से 2040 के बीच में। तो एक अच्छा इंट्रोडक्शन बन सकता है। अब इंडिया ये कैसे अचीव कर पाया या कैसे अचीव करेगा? इंडिया की जो पॉलिसी मेकिंग है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो काफ़ी बेहतर है। इंडिया ने कैसे अपने कंज्यूमर्स पे लॉस आने ना दिया, कंज्यूमर पे बोझ ना आने दिया, और ख़ुद पे लॉस ले लिया जब प्राइस हाइक्स हुए इंटरनेशनल मार्केट्स में, वॉर की वजह से, पेंडेमिक की वजह से। जो अपने नेबरिंग नेशंस हैं उन पे बहुत काफ़ी उनका लॉस हुआ, लेकिन इंडिया ने खुद पे लॉस लेके अपने कंज्यूमर्स को, अपने सिटीजन्स को इससे बचाया। साथ ही साथ जो एक्सपोर्ट पे सेस लगाना, पेट्रोल डीजल करने की वजह से जो डोमेस्टिक सप्लाई है वो मेंटेन रही। फिर इंडिया ने जो डाइवर्सिफाई किया है अपना नेटवर्क क्रूड ऑयल सप्लायर्स के लिए, फ्रॉम 27 नेशंस टू इट हैज़ डाइवर्स टू 39 नेशंस, ताकि वो एक छोटे से ग्रुप के ऊपर डिपेंड ना रह के ऑप्शंस बड़े कर लिए, जिससे अगर यहाँ से ऑयल ना मिल रहा हो तो यहाँ से हम ले लेंगे। देन जो अपने ट्रेड डील्स हैं, जो अपने ट्रेड डील्स हैं, बेटर नेगोशिएशंस करने की वजह से डेवलप्ड नेशंस जैसे कि USA, रशिया, उनसे भी ऑयल वगैरह लेने में हम सक्सेसफुल रहे, जिससे एनर्जी जो सिक्योरिटी है वो मेंटेन रही। फिर हमने जो हमारा फोकस था वो ट्रेडिशनल और न्यू एनर्जी के दोनों पे मिक्स है। हम ना तो ज़्यादा न्यू एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं और ना ही ज़्यादा ट्रेडिशनल पे, दोनों को मिक्स करके हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम पेट्रोल को भी बिल्कुल ख़त्म नहीं कर रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं, हम एथनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं, E20 जो प्रोजेक्ट है, और साथ ही साथ गैस बेस्ड इकनॉमी पे हम शिफ्ट कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए आप कितना गोल है 2030 तक, हमें गैस बेस्ड इकनॉमी में कितना % करना है टोटल एनर्जी मिक्स में, ये आप कमेंट सेक्शन बताइए। और साथ ही साथ जैसे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, इनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो ये एक मिक्स है, हाइब्रिड है ट्रेडिशनल और न्यू एनर्जी एवेन्यूज़ का। साथ ही साथ हमारा जो टेक एडवांसमेंट है उनकी वजह से भी देखा गया कि जो इंडिया है एक ग्लोबल एक्सपोर्टर बन रहा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का,
और जो उसकी रिफाइनिंग कैपेसिटी है, इट इज़ अराउंड फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएस, चाइना एंड रशिया. इट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर अस. देन अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इसमें, कि हमें इंश्योर करना चाहिए कि एक्सेस, अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी मेंटेन रहे एनर्जी की, और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हमें बनानी होगी जिससे जो हमारा फोकस है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे के साथ साथ ट्रेडिशनल फ्यूल्स के एक्सप्लोरेशन पे भी बना रहे, जिससे हम एनर्जी सिक्योर हो पाएँ अगले 25 सालों में. कंक्लूजन हम इसका क्या लिख सकते हैं कि अगर हम अपना अमृतकाल प्लान को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो हम 26 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047 कर सकते हैं. तो हमें यहाँ से एक न्यू गोल मिल गया. अब तक हम $5 ट्रिलियन की बात करते थे 2022 तक या 25 तक. अब हम बात करेंगे $26 ट्रिलियन इकोनॉमी की 2047 तक. वो कैसे हो पाएगा, हम जब एनर्जी सिक्योरिटी का इंश्योर कर देंगे और एनर्जी इंडिपेंडेंस कर पाएंगे. ये हमारा मेन गोल है. तो कैसे हमने देखा कि एक आर्टिकल को हम अपने एक मेंस के आंसर में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही.